सर एक क्वेश्चन था। यस प्लीज, एक मिनट में हाँ बस ये टाइप कर लेता हूँ। लैब नंबर 1 आपका है हाउ टू क्रिएट फर्स्ट EC2 इंस्टेंस इन AWS क्लाउड। ठीक है, हाँ जी। सर, क्ला इसमें AWS में चार्जेस क्या इनपुट आईऑप्स के बेसिस पे होता है क्या? नंबर ऑफ आईऑप्स के बेसिस पे कि जस्ट मैंने कोई सर्विस बना दिया उसके बाद मेरा देखो, चार्ज अभी लगने ना लगता आप सब लोग, आप ऐसा माइंड सेट करके चलो कि हम जितने भी सर्विसेज अभी पढ़ने वाले हैं ना, सबका बिलिंग जो है हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले टॉपिक को हम समझेंगे, एग्जैक्टली टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको यूज हमें कैसे करना है, उसका जो बिलिंग सिस्टम है वी विल डिस्कस इन लास्ट। सब लैब वगैरह पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे जब उसके लास्ट में हम उसका बिलिंग सिस्टम पढ़ेंगे। जो आईओप्स वाली जो चीज है ना, वो मैं आपको स्टोरेज का जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम बात करेंगे कि स्टोरेज का जो कॉस्ट है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी है। के लिए मैं ओके। इसका आंसर आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ कि आईओप्स पे डिपेंड करता है या थ्रूपुट पे या वॉल्यूम के साइज पे। हम्म। अभी आप ऐसा मान के चलें एडब्ल्यूएस में फ्री कुछ भी नहीं है। ओके सर। हर एक सिंगल कंपोनेंट का वो आपसे चार्ज लेता है, चाहे वो आईओप्स हो, चाहे थ्रूपुट हो, चाहे वॉल्यूम का साइज हो। ठीक है, तो लैब नंबर 1 हमारा क्या है? हाउ टू क्रिएट फर्स्ट EC2 इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे है एक सर्वर या वर्चुअल मशीन, या फिर जिसको आप नोड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, पर टेक्निकली क्लाउड टेक्नोलॉजीज में हम वर्चुअल मशीन को बोलते हैं इंस्टेंस। ठीक है, EC2 इंस्टेंस क्यों बोला? क्योंकि इंस्टेंस कम्स अंडर द EC2 सर्विस। ठीक है, तो हम इस लैब में देखेंगे कि एक लिनक्स का मशीन सिंपल हमको कैसे बनाना है AWS के क्लाउड में। अगर हमें एज अ प्रैक्टिशनर हम लोग एसोसिएट हुए हैं तो लिनक्स की मशीन रन करना, और एक दूसरा हम देखेंगे विंडोज का मशीन। ठीक है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स टू रन द लिनक्स एंड विंडोज मशीन, वो हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको, जब भी आप AWS के कंसोल पे लॉगिन करोगे तो आपको ये देखना है कि कौन से रीजन में मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो रीजन हमने बोला कि ठीक है, मैं मुंबई रीजन में अपने सर्वर्स को प्रोविजन करूंगा। अब उस रीजन में भी आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना है कितने अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मुंबई में टोटल जो एजेड हमारे पास अवेलेबल है 3 एजेड। नाउ अगर आपकी कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि इस वाले स्पेसिफिक रीजन में जाके मेरे को सर्वर लॉन्च करना है, तो रीजन आप आइडेंटिफाई करें और एजेड भी। ठीक है, ये सबसे पहला काम आपका है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनेक्स में भी आपको क्या चाहिए? आपको सेंटोस का मशीन चाहिए, सूजे का मशीन चाहिए, उबंटू का मशीन चाहिए, रेडेट का मशीन चाहिए। ठीक है, ये भी आप एक बार देख लें कि कौन सा लिनक्स का फ्लेवर आपको चाहिए। ठीक है, सेम विंडोज में आप एक बार आइडेंटिफाई कर लें, विंडोज 10 चाहिए, विंडोज 2016 चाहिए, 19 चाहिए, 8 चाहिए, क्या आपको चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लिनक्स का मशीन हम कैसे बनाएंगे। बट उससे पहले ना कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं आपसे। अभी मैं, एक क्लाउड का क्वेश्चन नहीं है, एक जेनेरिक क्वेश्चन है। व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल दी लिनक्स मशीन? अगर आपसे एक इंटरव्यूअर पूछ ले कि आपको एक लाइनेक्स का मशीन चला के देना है, चाहे लैपटॉप पे, चाहे आपके डेस्कटॉप पे, या कोई ब्लेड सर्वर आपके पास कंपनी में है, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल द लिनक्स मशीन, क्या आप बताएंगे उसको? सर आ, 20 GB हार्ड डिस्क, 2 GB रैम और हमारे पास रैम होना चाहिए, हाँ हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क होना चाहिए। और CPU वर्चुअल ये ठीक है, एंड वन लैन के नेटवर्क। बिग कार्ड होना चाहिए, बिग कार्ड। हाँ निक कार्ड। NIC होना चाहिए। ठीक है, NIC को ही हम बोलते हैं लैन कार्ड भी। ठीक है, जी। जिनको नहीं पता है उनके लिए। और क्या क्या चाहिए हमें? वी रिक्वायर द नेटवर्क कनेक्टिविटी, राइट? हाँ दिस इज और एक ऑप्शनल। और एक ISO इमेज या ठीक पेन है, ड्राइव से जो। माउंटेड। ठीक है, कोई भी पेन ड्राइव हो हमारे पास, पेन ड्राइव। या फिर DVD हो,
या फिर आपको एक सर्वर का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंस्टॉलेशन। नेटवर्क इंस्टॉलेशन को ही हम बोलते हैं क्या, किक स्टार्ट एंड पीएक्सी बूट। PXC। अब ये चीज तो आपका जेनेरिक हो गया जो आपको आज तक पता था कि एक सर्वर लिनक्स की मशीन मेरे को चाहिए, तो ओवरऑल सबसे पहले हमारे पास एक हार्डवेयर होना चाहिए। तो इन चीजों को मैं हार्डवेयर में बोल सकता हूं, ठीक है। दिस कैन बी योर लैपटॉप, सर्वर और एनीथिंग, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी इज ऑप्शनल, बट ये चीज बहुत मैंडेटरी है कि हमारे पास एक आईएसओ होना चाहिए जिसके थ्रू हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे AWS में इस चीज को थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं। पहले AWS में अगर आपसे एक सर्वर की फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन की कोई बात करे ना, आज के लेक्चर में ना कुछ चीजों को आप अज्यूम भी कर लोगे ना, मेरे लिए ओके रहेगा, क्योंकि यहां से आगे हम हर एक टॉपिक को पिक करेंगे, उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको क्लाउड से इंटरेक्ट करने के लिए ना ये वाला लैब आपको करा रहा हूँ कि आप थोड़ा इनके कीवर्ड्स को समझने लग जाओ कि इनके कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे इनको प्रोविजन करते हैं उसके प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। तो अगर आपसे AWS के क्लाउड में ये कोई बोलता है कि मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर चाहिए, आपने एक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया कि इतना रैम चाहिए, इतना CPU चाहिए, इतना स्टोरेज चाहिए, इतना NIC कार्ड चाहिए, तो इन चीजों को ना AWS के क्लाउड में हम बोलते हैं इंस्टेंस टाइप। इंस्टेंस टाइप हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, इट्स द वर्चुअल हार्डवेयर टेम्पलेट फॉर योर पर्टिकुलर सर्वर। हार्डवेयर टेम्पलेट मतलब एक नेम आपको उन्होंने बता दिया कि हम आपको एक एक टेम्पलेट का नेम दे रहे हैं, उस नेम में हमने इतनी रैम, इतना CPU, इतना NIC कार्ड आपको इस सर्वर के साथ हम आपको देने वाले हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, इंस्टेंस टाइप अगर आप चूज करते हैं ना, यू विल गेट ओनली रैम, CPU एंड आपका NIC। अब आप मेरे को ये बताओ, चलो आपने रैम का कॉन्फ़िगरेशन, CPU का कॉन्फ़िगरेशन और NIC कार्ड का कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस टाइप के थ्रू चूज कर लिया, इज दिस सफिशिएंट? आपको एडिशनल क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है आपको, राइट। राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्टोरेज। स्टोरेज। तो यहाँ पे आपके क्लाउड में सर्वर का जो वर्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, किस किस चीज का, रैम का, CPU और NIC का, ये आपका आइसोलेट है। और स्टोरेज जो पार्ट है ना वो बिल्कुल आइसोलेट है आपका। तो स्टोरेज जो हम लेंगे वो कहां से लेंगे, सैन से सर। EBS से, ठीक है। सैन से। हाँ जी, हेलो। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि सैन से लेंगे ना सर। सैन का सैन मतलब यहाँ पे होता है EBS, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा। मतलब आप अपने लिए एक पार्टीशन जिसको आप बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम। आप एक वॉल्यूम पहले कट करोगे और उस वॉल्यूम के अंदर आप अपने OS की इंस्टॉलेशन करोगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है कि चलो मेरे पास एक डब्बा रेडी हो गया जिसमें स्टोरेज लगा है, जिसमें रैम है, CPU है और NIC कार्ड है। अब इसमें हाउ आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्लाउड प्रोवाइडर आपसे ये नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ पे आके किक स्टार्ट PXC बूट कर लेना, या फिर पेन ड्राइव से इंस्टॉल कर लेना, फिर DVD से इंस्टॉल कर लेना। वो लोग क्या बोलते हैं, ये तीनों ही ऑप्शन हमने क्या कर रखे हैं आपके लिए, फ्री कर रखे हैं। ये आप यूज नहीं कर सकते हैं, फ्री है आपके लिए। ठीक है। तो हम, अब मेरे माइंड में आया कि यार जब मैं OS कैसे इंस्टॉल करूंगा, तो उन्होंने पता है क्या बोला कि हमने ऑलरेडी अपने क्लाउड में, अपने पोर्टल पे रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मशीन्स है ना वो ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा रखे हैं। आप ओनली जाओ वहां से चूज कर लो कि कौन सा OS आपको चाहिए, RHL 8 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए, सब कुछ हमने पहले से वहां अवेलेबल करा रखा है। आप ओनली ऑर्डर जाके वहां से चूज करो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए। लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को टेक्निकली हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, AMI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अमेजन मशीन इमेज। Amazon मशीन इमेज। दिस इज इक्वल टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट यहां पे आता है
चलो मेरे पास इंस्टेंस हो गया, स्टोरेज हो गया, AMI हो गया। अब इसके बाद आता है कि मैं अपने सर्वर को, क्योंकि देखो आपको अगर एक चीज मैं यहां पे बताता हूं, ये आप मान के चलें ये AWS का एक डेटा सेंटर हो गया। इस डेटा सेंटर में मेरा एक सर्वर रनिंग में है, ठीक है, दिस इज माय सर्वर। इस सर्वर को ना AWS बाय डिफॉल्ट 2 IP अवेलेबल कराता है। IP कहां से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा सब। अभी के लिए मान के चलें वी विल गेट द 2 IPs फॉर एवरी सर्वर। एक IP क्या होगा हमारा, प्राइवेट, और दूसरा IP हमारा क्या होगा, पब्लिक आईपी सर। पब्लिक IP, ठीक है। प्राइवेट का मतलब हो गया दैट इज ओनली एक्सेसिबल इंटरनली, या फिर इंट्रानेट कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट। और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पब्लिक IP, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरनेट, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द मुंबई रीजन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं दिस इज AP साउथ 1, ठीक है। ये मेरा इंटरनेट हो गया, और ये मेरा हो गया लैपटॉप का लोकेशन। मतलब किसी भी रिमोट लोकेशन पे मैं बैठा हूं, अगर मेरे को इस सर्वर को लॉगिन करना है तो मैं क्या है, मेरा जो कनेक्टिविटी है वो इंटरनेट से है, और इंटरनेट से मैं किस सर्वर को, इस सर्वर को क्या करूंगा, लॉगिन। तो आप एक चीज बताओ, AWS ने तो बोल दिया अगर आप यहां पे बैठे हैं तो मेरे डेटा सेंटर को आप विजिट नहीं कर सकते। जब मैं विजिट नहीं कर सकता तो लोकल तो लॉगिन कर ही नहीं पाऊंगा मैं, मैं उसके कंसोल पे जाके एक्सेस तो कर ही नहीं सकता, राइट। मेरे को ऑलवेज क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर का ये एक IP मेरे को चाहिए जिसकी कनेक्टिविटी कहां तक हो, इंटरनेट से। ये सर्वर क्या होना चाहिए, रीचेबल। तो AWS आपसे बोलता है कि जब भी आप रिमोट लोकेशन से मेरे डेटा सेंटर में रखे मशीन को लॉगिन करोगे, यू विल ऑलवेज यूज पब्लिक आईपी। पब्लिक IP। और जो मैं आपको इसके साथ एक NIC कार्ड आपको लगा के दूंगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ बूस्टर। ETH0, ईथरनेट कार्ड, राइट। इस वाले ETH पे जो IP आपको एक्चुअल में मिलेगा वो IP कौन सा होगा, आपका क्या होगा वो, प्राइवेट आईपी सर। प्राइवेट IP, ठीक है। तो सिंपल, अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो मेरे को वर्चुअल हार्डवेयर टेम्पलेट जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, EC2 सर्विस, राइट। मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम जो दे रहा है वो कौन दे रहा है, EC2, EMI। राइट। स्टोरेज मेरे को दे रहा है कौन, EBS। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि AWS में नेटवर्क के सर्विस का नाम क्या है, जो मेरे मशीन्स को नेटवर्क अवेलेबल कराता है, कौन सा सर्विस है उसके लिए। मैंने कल आपको बताया था क्या सर्विस का BPC। नाम है, BPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। फुल फॉर्म क्या है इसका, वर्चुअल वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, क्लाउड। राइट। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर हमने तो कोई नेटवर्क बनाया नहीं, तो क्या AWS हमसे, हमें पहले से कोई नेटवर्क बना के देता है। तो इसका आंसर क्या है, यस। AWS ने हर एक कस्टमर के लिए, हर एक यूजर के लिए क्या कर रखा है, एक डिफॉल्ट नेटवर्क इन एवरी रीजन। हर एक AWS के रीजन में उन्होंने क्या कर रखा है, एक पहले से नेटवर्क आपको बना रखा है। और वो नेटवर्क पता है कैसा है, वो इंटरनेट से एक्सेसिबल नेटवर्क है। मतलब उन्होंने सब कुछ सेटिंग्स हमें पहले से करके दिए हैं, गेटवेज, नेटवर्क, राउटर्स, फायरवॉल सब पहले से लगा के दिए। उन्होंने बोला आप अगर एक एसोसिएट लेवल से, स्टूडेंट लेवल से मेरे यहाँ सर्वर बनाते हैं तो आपको नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, आप सर्वर बनाना, यू विल गेट द प्राइवेट एंड पब्लिक IP। पब्लिक IP से आप आराम से सर्वर को क्या कर सकते हैं, लॉग इन, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फिर से अपने पॉइंट पे वापस चलता हूं, तो नेटवर्क के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे, BPC। BPC, ठीक है। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं व्हाट अबाउट लॉगिन।
अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि हम अपने खुद का पर्सनल ISO तो वहां यूज नहीं कर रहे हैं, राइट भाई? जब हम अपने लैपटॉप में कोई विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो हमें पता है ना कौन सा यूजर हमने बनाया है, क्या पासवर्ड उसमें हमने सेट किया है। सब लोग एग्री करते हैं ना? लेकिन जो क्लाउड में हम मशीन बना रहे हैं, क्या उसका हमें पता है कि हमने कौन सा यूजर बनाया, क्या पासवर्ड सेट है उसमें? ऐसा कहीं हमें हमें पता है? हाँ जी। तो एक चीज याद रखना, किसी भी क्लाउड टेक्नोलॉजी में आप जाओ, चाहे आप प्राइवेट ओपन स्टैक में देखो, चाहे आप एजोर में जाओ, चाहे गूगल क्लाउड पे जाओ, चाहे AWS पे आप हो, ये चीज नोट करके लिख लेना, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड बेस ऑथेंटिकेशन इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। मतलब आप ऐसे करके लॉगिन नहीं कर सकते, रूट यूजर नेम डाला और उसका पासवर्ड आपने रेडिट डाला, आप लॉगिन कर गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉगिन करने के लिए AWS ने पता है एक डॉक्यूमेंट आपको दे रखा है, उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप RHEL रेडिट का लिनक्स यूज करते हैं तो डिफॉल्ट यूजर नेम आपको ये यूज करना है। सेंटोस आप यूज करते हैं तो डिफॉल्ट यूजर नेम आपको ये यूज करना है। उबंटू यूज करते हैं तो इसके लिए डिफॉल्ट यूजर नेम आपका ये यूज आपको करना है। विंडोज आप यूज करते हैं तो डिफॉल्ट यूजर नेम आपका ये है। तो ये सब हमें उन्होंने ऑलरेडी बता के दे रखा है। बट आपने कहा कि चलो यूजर बता रखा है, क्या उन्होंने पासवर्ड बता रखा है? तो पासवर्ड उन्होंने बोला कि हमने प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या कर रखा है, ऑलरेडी डिसेबल कर रखा है। तो हम जब भी एक सर्वर बनाते हैं ना, उस सर्वर के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना पर्सनल क्या करते हैं, एक प्राइवेट की एज अ पासवर्ड हम अपने पास स्टोर करके चलते हैं। यानी कि की हमारे दो होते हैं, एक होता है पब्लिक की और एक प्राइवेट की सर। और एक होगा हमारा क्या, पब्लिक की। प्राइवेट की सर। प्राइवेट की जो हमारा है वो ऑलवेज होता है किसके पास, ऑनर, मतलब जो सर्वर बनाने जा रहा है। और पब्लिक की हमारा कहां पे सेव होता है, मैनेज नोट पे सर। AWS साइड। कौन मैनेज नोट पे ना सर? एक उसका कॉपी सर्वर के अंदर भी आपको मिलेगा और एक कॉपी AWS के साइड भी होता है, ठीक है। अभी जिन लोगों को नहीं पता है ना की का कॉन्सेप्ट, की ये की कैसे काम करते हैं, आप ये मान के चलो कि पासवर्ड हम नहीं डालेंगे, जब भी हम सर्वर में लॉग इन करेंगे वी विल यूज द प्राइवेट की, ठीक है। इसके बाद 6th पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सिक्योरिटी। टेक्निकली हम इन चीजों को बोलते हैं फायरवॉल। मतलब क्लाउड में अगर मेरा सर्वर रखा है तो उसको हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं? तो AWS ने हमको बोला कि हम आपको एक वर्चुअल फायरवॉल देते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल आपको देते हैं, जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप। ग्रुप। इस सिक्योरिटी ग्रुप में आप ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे सर्वर के लिए कौन सा ट्रैफिक में अलाउ करना चाहता हूं, कौन से प्रोटोकॉल को, कौन से पोर्ट नंबर को मैं अलाउ करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे लाइनेक्स की बात करता हूं तो लाइनेक्स मशीन को रिमोट लॉगिन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, कौन सा टेक्निक हम यूज करते हैं? या तो SSH हम क्या करना। करते हैं, SSH करते हैं, या फिर क्या करते हैं, टेलनेट करते हैं, या फिर क्या करते हैं हम, FTP करते हैं, या फिर क्या करते हैं। तो हर एक प्रोटोकॉल का एक पोर्ट नंबर है। तो फायरवॉल भी हमें क्या करके देता है, फायरवॉल जनरली अलाउ द डिजायर्ड ट्रैफिक, जिसको हम एग्जैक्टली बोलते हैं पोर्ट नंबर, ठीक है। तो सिंपल आपका ये माइंड सेट होना चाहिए, सर्वर्स हमें अगर AWS के क्लाउड में चाहिए तो सर्विस इज सिंगल सर्विस इज रेस्पॉन्सिबल, क्या नाम है सर्विस का, EC2। EC2। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ EC2, टेल हिम सिंगल लाइन आंसर, if you require the virtual servers in AWS cloud then we use the EC2, ठीक है। क्या करना है आपको, AWS का कंसोल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले रीजन आप यहां से सेलेक्ट कर लें, जिस रीजन में आप सर्वर बनाना चाहते हैं। सर्विसेज में जाने के बाद टाइप हेयर EC2, ठीक है। EC2 टाइप करने के बाद आपको ये सिंपल रीडायरेक्ट कर देगा कहां पे, EC2 के
कंसोल पे। आपको बता रहा है कि कितने सर्वर्स आपके रनिंग स्टेटस में, तो 3 मशीन आपके अभी यहाँ रनिंग स्टेटस में है, ठीक है। ये रनिंग स्टेट बता रहा है, हो सकता है कि आपके पास टोटल 10 सर्वर्स हैं जिनमें से 6 सर्वर आपके स्टॉप हैं, 6 आपके, या फिर 4 सर्वर आपके रनिंग स्टेटस में। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंस बता रहा है ऑल स्टेट्स, मतलब ओवरऑल सर्वर कितने हैं आपके इंक्लूडिंग द स्टॉप एंड रनिंग, ठीक है। कितने इलास्टिक आईपीज हैं, कितने डेडिकेट होस्ट हैं, कितने वॉल्यूम्स आपने बना रखे हैं, कितने सिक्योरिटी ग्रुप्स आपने बना रखे हैं, की पेयर्स कितने, इन सब का मीनिंग क्या है वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। अभी हमें देखना है हाउ वी कैन लॉन्च वन EC2 सर्वर, ठीक है। एक रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन हैं, वो फंक्शनली ऑपरेशनली है कि नहीं, वो आपको देखना है। तो आप EC2 सर्विस में जाके सिंपल स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पता कर सकते हैं। देखो रीजन का कोड तो आपको यहाँ पे भी पता चल रहा है, AP साउथ 1, ये देखो लिखा आ रहा है साफ साफ। अवेलेबिलिटी जोन का भी कोड आपको देखना है, तो आपको यहाँ बता रहा है कि यू हैव 3 अवेलेबिलिटी जोन, AP साउथ 1A, AP साउथ 1B एंड AP साउथ 1C, ठीक है। तीनों ही जोन ऑपरेटिंग नॉर्मली, मतलब उनका हेल्थ स्टेटस भी AWS आपको बता के दे रहा है कि ऑल अवेलेबिलिटी जोन आर वर्किंग फाइन, गो अहेड एंड प्रोविजन योर सर्विस, ठीक है। इसके बाद तो लेफ्ट उसमें पे कुछ नीचे एडिशनल के लिए कुछ ऑप्शन है क्या वहाँ पे? बताऊंगा वो सारी चीज ना। इंस्टेंसेस पे जाके आपको लेफ्ट पैनल में जो इंस्टेंसेस लिखा आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, और टॉप यहाँ पे राइट में एक ऑप्शन आ रहा है लॉन्च इंस्टेंसेस, ठीक है। अभी मेरे जो ये सर्वर्स चल रहे हैं इनको मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। नाउ आपको अपना सर्वर अगर क्रिएट करना है तो क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपको बता रहा है क्या, चूज एन AMI। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लो कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन आपको चाहिए। तो Amazon ने अपना लिनक्स भी बना रखा है कर्नल मॉडिफाई करके, आप चाहें तो Amazon का लिनक्स चला सकते हैं। आपको बोल रहा है कि Red Hat Enterprise 8 का मशीन अगर आपको चाहिए, RHEL 8 आपको चाहिए, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सूजे लिनक्स आपको चाहिए तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उबंटू आपको चाहिए तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर आपको चाहिए तो ये चूज कर सकते हैं आप। विंडोज सर्वर 2019 आपको चाहिए, ठीक है, सो ऑन। और आप देखो नीचे आप जाओगे तो ये तो कुछ क्विक स्टार्ट में जो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे हैं ना, ये मोस्ट यूजफुल है, मतलब फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं लोग इनको, ठीक है। आप यहाँ कम्युनिटी AMIs में जाके भी देख सकते हैं। आपने बोला ओनली मेरे को Red Hat लिनक्स की मशीन चाहिए, तो उनके AMI यहाँ पे डिस्प्ले करो। तो बोल रहा है RHEL 8.3, 7.7, 8.3, ठीक है। और नीचे आप जाओगे तो 6, देखो 6 RHEL 6 भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिल्टर लगा के भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगेन मैं अगर क्विक स्टार्ट पे क्लिक करता हूं तो क्विक स्टार्ट में ना इनके नीचे एक टैग लिखा आ रहा है फ्री टीयर एलिजिबल। यार कोई अनम्यूट पे है, म्यूट कर लो अपने एंड से। एक फ्री टीयर ओनली यहाँ पे बता रहा है, राइट, कि आपने कहा कि मेरे को ओनली वो इमेजेस बताओ जो फ्री टीयर में अवेलेबल हैं। तो आपको ओनली वही इमेजेस ये डिस्प्ले करेगा जो फ्री टीयर में एलिजिबल है, जिनका एडिशनल इमेज का कॉस्ट आपको AWS को नहीं देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ से, लेट सपोज आपने बोला मैं Red Hat 8 का मशीन अगर रन करना चाहता हूँ, तो पहले आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपसे बोल रहा है कि चूज एन इंस्टेंस टाइप। अब इन्होंने देखो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस टाइप आपको दे रखे हैं, आपको बता रखा है कि एक T2.micro करके इंस्टेंस टाइप है। अगर आप ये वाला सर्वर इस कॉन्फ़िगरेशन का रन करते हैं तो AWS को कोई एडिशनल कॉस्ट आपको नहीं देना है। दिस सर्वर इज अवेलेबल इन फ्री टीयर। एक वर्चुअल CPU आपको मिलेगा, 1 GB रैम मिलेगा, और एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको, एवरेज कॉन्फ़िगरेशन का NIC कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। बट स्टोरेज की हम यहाँ पे देखते हैं ना, तो कहीं पे भी उसने स्टोरेज की बात नहीं की।
और देखो नीचे अगर आप जाओगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फैमिलीज हैं, लेकिन इसका हमें AWS को चार्ज देना पड़ेगा। 2 वर्चुअल CPU 8 GB रैम हमें मिलेगा यहाँ पे। हमने बोला कि अभी हम लर्निंग के लिए लिनक्स चलाने के लिए 1 GB रैम एंड एक वर्चुअल CPU एनफ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल t2.micro इंस्टेंस टाइप यहां से सेलेक्ट किया। इंस्टेंस टाइप का मतलब सीधा सा इट्स अ वर्चुअल हार्डवेयर टेम्पलेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपसे बोल रहा है कि 1 GB रैम और एक CPU के साथ कितने सर्वर्स आपको चाहिए। यू रिक्वायर्ड 1 सर्वर, 10 सर्वर्स, 20 सर्वर्स, कितने सर्वर्स आपको चाहिए। तो आप उनका यहाँ पे नंबर दे सकते हो। अब ये चीज आप अपने डेटा सेंटर में अगर करते हैं ना, तो थोड़ा सा आप अपने मेमोरी को फिर से आप रिकैप करो। डेटा सेंटर में हमारे सामने कितने चैलेंजेस होते हैं। अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन सेम सर्वर्स की चाहिए तो वी नीड टू ऑर्डर 10 फिजिकल सर्वर्स, राइट। यहाँ पे हम अपना इनपुट दे सकते हैं, इतने सर्वर चाहिए, इस कॉन्फ़िगरेशन के मिलने चाहिए, यानी कि RHEL 8 के 10 मशीन मेरे को ऑन डिमांड चाहिए। तो सिंगल क्लिक पे आप उन 10 मशीन को अवेलेबल करा सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी मेरे को एक सर्वर चाहिए। आपसे बोल रहा है कि एक डिफॉल्ट नेटवर्क पहले से बना हुआ है। ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेटवर्क के अंदर हमारे सबनेट्स आते हैं। अब देखो इन सबनेट वाले टैब में जाके ना, सबसे पहले लिखा आ रहा है यहाँ पे नो प्रेफरेंस डिफॉल्ट सबनेट इन अवेलेबिलिटी जोन। अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया ना, तो ये अपने एंड से किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में जाके आपके सर्वर को क्रिएट कर देगा जहां पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। AWS अपने एंड से ही। आपने बोला कि नहीं, मेरे को जो सर्वर बनाना है वो AP साउथ 1A में बनाना है, तो आप मैनुअली यहाँ पे बता सकते हो कि मेरा जो सर्वर बनना चाहिए वो AP साउथ 1A में जाके क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। आपसे बोल रहा है कि इस सर्वर को एक पब्लिक IP मिलेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। या आप इसको यहां से इनेबल भी कर सकते हैं। अपने आप से इस सर्वर को एक पब्लिक IP मिलना चाहिए। और एक चीज याद रखना, बाय डिफॉल्ट अभी के लिए आप एक रूल याद रख लें, अगर आपके सर्वर पे पब्लिक IP नहीं है तो उस सर्वर को आप AWS क्लाउड वाले सर्वर को आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको और कोई ऑप्शन को इधर उधर नहीं करना है। हम डिटेल्ड में सारे ऑप्शंस की बात करेंगे, बस आपको सिंपल वीडियो को फॉलो करके एक सर्वर प्रोविजन करके देखना है, ठीक है। स्टोरेज तो वाले टैब पे मैं आया। बाय डिफॉल्ट तो पब्लिक आईपी देते हैं ना उसे। हाँ, बाय डिफॉल्ट पब्लिक IP मिलता है, ठीक है। आपको बोल इनेबल रहा है करने की कि जरूरत तो है नहीं फिर। क्या, इनेबल करने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, इनेबल करने की जरूरत नहीं है आपको, यू विल गेट बाय डिफॉल्ट। इनेबल कर भी दोगे फिर भी आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि एक रूट पार्टीशन आपको मिलेगा कितने GB का, 10 GB का, जहां आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, ठीक है। ठीक है, तो रूट पार्टीशन 10 GB इज मोर देन एनफ फॉर लिनक्स, ठीक है। अगर हम इसे जो बाय डिफॉल्ट जीबी साइज है ये बढ़ा दें तो वो हमें साथ के साथ बताएगा कि वो कर दो आप, कॉस्टिंग कोई वाइज। प्रॉब्लम नहीं। कॉस्टिंग यहाँ नहीं बताएगा, अच्छा, कॉस्टिंग मंथ एंड में आता है आपका, अच्छा। ठीक मतलब है। अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि बाय डिफॉल्ट जो फ्री प्राइसिंग में मैक्सिमम कितनी है अवेलेबल लिमिट है मेरे लिए, तो फ्री ऐसा टीयर कुछ वाले, है क्या? जो मैंने लास्ट टाइम फ्री टीयर वाला टैब बताया था ना आपको, वहां पे जाके आप पता कर सकते हैं हम्म। कि फ्री टीयर में कितनी लिमिट मेरे पास है। गूगल पे जाओ एंड सिंपल टाइप करो फ्री टीयर लिमिट्स ओके। इन AWS, ठीक है। तो यहाँ पे कीप इट डिफॉल्ट 10 GB। और इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, नेक्स्ट। ये आपका एक टैगिंग है, आप एक नेम अपने सर्वर को कुछ भी दे सकते हैं। जस्ट वेब सर्वर आपका है या मॉनिटरिंग सर्वर है या फिर डेटाबेस का सर्वर है, कुछ भी आप एक नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो इसका ये एक चीज याद रखना, आपको यही सिंटेक्स लेना है, एन कैपिटल होना चाहिए और सब आपके स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है। नेम यहाँ पे क्या देना है आपको, जैसे सपोज करो दिस इज योर सर्वर 1, ठीक है। या आप लिनक्स सर्वर भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका आता है फायरवॉल की सेटिंग। जब ये सर्वर आपका लाइव हो जाएगा तो आप कौन सा ट्रैफिक इस सर्वर पे अलाउ करना चाहते हैं। आपको बता भी रहा है, आ सिक्योरिटी ग्रुप इज अ सेट ऑफ फायरवॉल रूल्स दैट कंट्रोल्स द ट्रैफिक फॉर योर इंस्टेंस।
सपोज करो आपको ये पहला ऑप्शन ही रखना है, अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं, बट आपको अभी उसका नॉलेज नहीं है, तो ऑलवेज आप एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करें यहाँ से, और नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते टाइम उसका एक नाम आप दे दो। जैसे कि सपोज करो आपने बोला कि ये मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है दिस इज फॉर लिनक्स सर्वर्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप एक डिस्क्रिप्शन यहाँ दे सकते हैं, दिस इज फॉर लिनक्स मशीन्स। अब देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि बाय डिफॉल्ट मैं इस सर्वर पे ओनली SSH को अलाउ करता हूं, यानी कि आप 22 के ट्रैफिक को ही इस पे एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कंपनीज में बहुत से सर्वर्स हमारे SSH होते हैं लेकिन पिंग नहीं कर पाते हम उनको, राइट? हाँ जी, किसी ने ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस किया है? वी आर एबल टू SSH बट नॉट एबल टू पिंग। तो उसका रीजन पता है क्या होता है? जब आप सर्वर को लॉगिन करते हैं और सर्वर से पहले अगर उसका फायरवॉल आता है पिक्चर में, तो फायरवॉल पे कभी कभी जो सिक्योरिटी के टीम होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि हमने ICMP को क्या कर रखा है यहाँ पे, डिसेबल कर रखा है। क्योंकि पिंग बैकएंड में कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है? ICMP को। SSH किसको यूज करता है? पोर्ट 22 को, ठीक है। HTTP कौन से पोर्ट नंबर को यूज करता है? 80 को, पोर्ट 80 को। HTTPS किसको यूज करता है? 443 को। 443 को। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा, हम स्पेसिफिक फायरवॉल टीम को बोल के पोर्ट्स ओपन कराते हैं कि हमारा ट्रैफिक ब्लॉक हो रहा है फायरवॉल से, आप इस पोर्ट को क्या कर दो, इनेबल करके दे दो हमें, राइट? तो हम यहाँ पे अगर जैसे एडिशनल अगर इनेबल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे चूज कर लो क्या, ऑल ICMP IPv4, और इसको इसमें चेंजेस आपको नहीं करने। यहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, 0.0. इसका मतलब पता है क्या हो गया? 0.0 फ्रॉम एनीवेयर। मैंने क्या किया, हर एक IP के लिए सर्वर को 22 और ICMP पोर्ट क्या कर दिया, अलाउ। एनीवन फ्रॉम एनी लोकेशन फ्रॉम एनी IP मेरे सर्वर को क्या कर सकता है, 22 पे रिमोट लॉगिन कर सकता है और क्या कर सकता है, ICMP मतलब पिंग कर सकता है, ठीक है। इसके बाद रिव्यू एंड लॉन्च पे मैं गया, आपको बोल रहा है कि ये समरी है आपके पूरे जो आप सर्वर बनाने जा रहे हो उसका। एक वार्निंग भी आपको दे रहा है कि इंप्रूव योर इंस्टेंस सिक्योरिटी, आपने ओपन फॉर द वर्ल्ड कर दिया अपने सर्वर का लॉगिन। अगर किसी के पास क्रेडेंशियल चले गए आपके इस सर्वर के, तो ही और सी कैन लॉग इन फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। ठीक है, अभी तो मेरे को पता है कि मैंने अभी क्रेडेंशियल किसी को शेयर नहीं करे हैं, ठीक है। और सिंपल मैं गया कहाँ पे, लॉन्च। लॉन्च पे जाने के बाद आपसे बोल रहा है कि आपको इस सर्वर को लॉग इन करने के लिए ना एक की पेयर की जरूरत आपको पड़ेगा। बिना की पेयर के आप अपना सर्वर लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो आपसे बोल रहा है कि अगर पहले से प्राइवेट की आपके पास है, यानी कि की पेयर हम बार बार नहीं बनाते, अगर आपके पास 100 सर्वर AWS के क्लाउड में चल रहे हैं ना, तो 100 सर्वर्स का की पेयर आप चाहो तो सेम रख सकते हो। तो ये आपसे वही चीज बोल रहा है कि अगर आपका पहले से कोई की पेयर अवेलेबल है आपके पास, तो मैंने देखो कितने सारे की पेयर्स बना रखे हैं, अगर ये की पेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आप नया मत बनाओ। अगर आपके पास इनका बैकअप अवेलेबल नहीं है या फिर ये की पेयर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर लो, एक नया की पेयर बना लो। और की पेयर का यहाँ पे कोई नाम आप दे सकते हैं, जैसे आपने बोला कि लिनक्स मशीन, या फिर आप यहाँ पे एक नाम दे दो कॉमन की, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि अभी आप इंस्टेंस लॉन्च नहीं कर सकते। कब आप लॉन्च कर पाओगे, जब आप एक की पेयर अपने पास अपने लैपटॉप में क्या कर लोगे, आप सेव करके रख लोगे, ठीक है। तो एक पैम एक्सटेंशन के साथ एक की पेयर हमें मिला है, और एक कॉपी ये अपने AWS के साइड रखेगा, और एक कॉपी कॉपी कर देता है आपके सर्वर के अंदर जो लिनक्स मशीन आप बनाने जा रहे हो, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक किया। अब थोड़ा सा थिंक अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग, कितना टाइम हमें लगा एक सर्वर को बनाने में। जो हम डेटा सेंटर में कम से कम डेज हम अपने वेस्ट कर देते हैं एक सर्वर को रन करने में, वो हमें मिनट्स में यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग, उसको एक ID मिला है यूनिक,
ठीक है, आप सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके व्यू इंस्टेंसेस पे जाओ। जैसे ही आपने व्यू इंस्टेंसेस पे क्लिक किया, आपसे बोल रहा है 3 सर्वर आपने डिलीट कर दिए, एक सर्वर आपका अभी लाइव रनिंग स्टेटस में है। ठीक है, आप इस पे अगर एक फिल्टर लगाना चाहते हैं स्टेट के बेस पे, तो आप यहाँ पे जाओ और इसको थोड़ा सा नीचे करोगे ना, तो यहाँ पे आपसे बता रहा है इंस्टेंस की स्टेट, और स्टेट में भी इतने सारे स्टेट्स हो सकते हैं। हमने बोला कि रनिंग इंस्टेंसेस को लिस्ट करो बस। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि एक लिनक्स सर्वर के नाम से मशीन आपने बनाया है, उसमें हार्डवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो T2.micro है। यू विल गेट द 1 GB रैम एंड 1 वर्चुअल CPU। अवेलेबिलिटी जोन क्या है? AP साउथ 1A, यानी मुंबई रीजन के AP साउथ 1A में आपका सर्वर चल रहा है। अगर नीचे आप डिटेल्स वाले टैब में देखो, अगर आते हैं डिटेल्स वाले टैब में, आपको क्या बोल रहा है कि इस सर्वर को लॉगिन करने के लिए एक पब्लिक आईपी मैंने आपको दिया है, और इस सर्वर पे सेम एक प्राइवेट आईपी है। दिस इज द एक्चुअल आईपी ऑफ दिस सर्वर, और इंटरनेट से अगर इस सर्वर को लॉगिन करना है तो दिस इज द आईपी। AWS बाय डिफॉल्ट आपके सर्वर के साथ एक पब्लिक डीएनएस भी आपको देता है। सर्वर को आप लॉगिन करने के लिए या तो पब्लिक डीएनएस भी यूज कर सकते हैं या पब्लिक आईपी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ वी आर गेटिंग द पब्लिक डीएनएस एंड प्राइवेट डीएनएस एज वेल, वी विल डिस्कस लेटर, बट आप मान के चलें ये दोनों नेम, पब्लिक डीएनएस आपका इंटरनेट से एक्सेसिबल है, प्राइवेट डीएनएस इज ओनली फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, एक सर डाउट है। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, जब जैसे हमने लिनक्स मशीन बनाई तो हमें एक आईपी मिला, तो हम लेट से पुट्टी से उसको टर्मिनल कमांड से एक्सेस कर सकते हैं। हाँ बट राइट, अब अगर मुझे एक विंडोज बेस्ड सर्वर बनाना है जिसपे मुझे लेट से ब्राउजर बेस्ड टेस्टिंग करनी है कुछ, हाँ तो हमें उसका यूआई तो कुछ मिलेगा नहीं, विंडोज को हम आरडीपी तो करेंगे ना यहाँ पे। कैसे? अच्छा, उसको आरडीपी करके यूज करेंगे। राइट, विंडो को हम लॉगिन करेंगे यहाँ ओके। पे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सर अब सर अच्छा, उसका ये यूआई अवेलेबल होगा। ठीक राइट, है। सर एक सर चीज करना। सर सर मेरा मैं एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। सर मैं पूछूं? हाँ कोई भी पूछो, सर को तो सबका बताना है। सर ये पब्लिक आईपी जो है ये तो ठीक है, प्राइवेट आईपी में देख रहा हूँ ये क्लास बी के रेंज का दिया हुआ है। लेट्स राइट, सपोज मुझे मुझे क्लास सी के रेंज का चाहिए या तो डी। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था AWS आपको डिफॉल्ट नेटवर्क पहले से बना के देता है, और वो सबको क्लास बी का मिलता है। चाहे आप भी बनाओगे हाँ, आपको भी क्लास बी का मिलेगा, और भी कोई भी बनाएगा ना दुनिया में सबको क्लास बी का मिलेगा। ओके सर। ठीक है, और आप इसमें कस्टम चाहते हैं कि मेरे को यार क्लास सी का या क्लास ए का चाहिए, तो हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे बीपीसी, उसमें देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट द कस्टम नेटवर्क। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, एक्चुअली सर हम लोग जो मतलब घर में कोई नेटवर्क क्रिएट करते हैं, उसमें सर जब सर्वर बनाते हैं हम लोग प्राइवेट की पब्लिक की जनरेट कर लेते हैं सर कीपीआर के लिए। ठीक है, और SSH कीजिंग पब्लिक की कमांड हमारे पास होता है हाँ उसके हाँ लिए। हाँ उसी सर कमांड से हम लोग कर लेते हैं सर। और प्राइवेट की क्या करते हैं हम लोग, क्लाइंट मशीन को दे देते हैं पब्लिक की, और प्राइवेट की मेरा सर्वर में रह जाता है। राइट, ठीक है सर, इसमें देख रहा हूँ सर हम तो लैपटॉप में कंट्रोल करते हैं, तो सर मतलब EC2 जो मैंने सर्वर बनाया वो तो मैंने लैपटॉप से पुट्टी से कंट्रोल करेंगे। हाँ ठीक है सर, तो लैपटॉप में क्या पब्लिक की डालना पड़ेगा या प्राइवेट की डालना पड़ेगा? प्राइवेट, आप जब लॉग इन करोगे तो यू विल गिव द प्राइवेट की। अच्छा, और मैनेजेबल नोट जब बनाएंगे हम उसको प्राइवेट की उसी कॉपी करके वो दे देंगे ना सर नहीं, जो हम मैंने नहीं करते ये सब काम, सर्वर प्रोविजनिंग पे हो जाता है अपने आप से। ओ अच्छा, मेरे को ऑनलाइन में मतलब जो ऑनलाइन में करते हैं क्लाउड में, इसमें कोई की डालना नहीं पड़ेगा कॉपी नहीं, करके? अपने आप से कॉपी हो जाता है वो। वो खाली मेरा जो घर में करते हैं नेटवर्क उसमें कॉपी करना पड़ता है ना राइट सर? राइट राइट, ओके ओके सर, ठीक। ठीक है। एक अब डाउट देखो है। हाँ जी, सपोज कि रूट यूजर और 10 IAM यूजर बनाए, नॉर्मल यूजर बनाए हुए हैं, सो हमें प्राइवेट की सबको इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, पास करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटी में इफेक्ट देखो पड़ेगा। देखो दो दो टाइप के यूजर्स हैं, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आपका मैं डाउट समझ गया। देखो, एक होते हैं हेलो हमारे AWS क्लाउड को मैनेज करने के यूजर, ठीक है, एक होते हैं हमारे से आपकी ऑपरेटिंग वॉइस कट गई। सिस्टम। सबको प्रॉब्लम है वॉइस का या आपको ही? नहीं नहीं ठीक, आवाज आ रही है अभी, क्लियर है। अब आई सर।
देखो दो टाइप के यूजर हैं, एक तो AWS क्लाउड के यूजर हैं और एक है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर। जैसे OS का मतलब क्या है, आपने लिनक्स का मशीन बनाया है अभी, इस लिनक्स के मशीन में आपने 10 यूजर बना दिए, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। तो याद रखना जो की आपका जो एप्लीकेबल है ना फॉर दीज यूजर्स, पहली चीज। ओके और ये जो यूजर आप बनाओगे ना AWS क्लाउड के यूजर, इनको आप सर्वर में लॉगिन करने के राइट्स नहीं देते, हम ये बताते हैं कि आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक समझ है में आ गया? क्योंकि ये जो क्लाउड के यूजर हैं ये आपके इस मशीन में लॉगिन नहीं करेंगे। मशीन में लॉगिन कौन करेगा? जो मशीन में आपने यूजर ऐड कमांड से बनाए हैं। नहीं बट जैसे इसमें हम IAM यूजर जो बनाते हैं वो भी तो ऐसे लॉगिन कर सकते हैं ना सर्वर पे की उसके हमेशा जो की है ना आपके, एक सेम की हर एक यूजर के लिए काम कर जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर अवेलेबल है, सेम की आपका अगर उस यूजर की होम डायरेक्टरी में अगर आपने उसकी पब्लिक की कॉपी कर रखा है तो सेम की आपका काम कर जाता है, अलग से कोई नया की बनाने की जरूरत नहीं है। बट फिर सिक्योरिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता कि इनका कोई भी इशू जैसे यूजर पे कुछ ऑफ कोर्स पड़ेगा, इशू ऐसा हम आया करते भी नहीं। हम एक यूजर ही आइडेंटिफाई करते हैं कि इसी यूजर से बाय डिफॉल्ट हम लॉगिन करेंगे हमेशा जब भी हमें मशीन को लॉगिन करना होगा। तो इवन AWS आपसे पता है क्या कहता है, जब आप कोई भी मशीन यहाँ पे रन करते हैं तो रूट से आप लॉगिन नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि ओके रूट का डायरेक्ट एक्सेस उन्होंने क्या कर रखा है, डिसेबल। तो अब हमें देखो एक चीज हमें आइडेंटिफाई करना है, हमारे पास सर्वर चल रहा है। सबसे पहले आप बेसिक टेस्टिंग करो सब लोग। ये जो पब्लिक आईपी आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं इस आईपी को आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूं सबको, ठीक है? ठीक है ट्राई टू पिंग दिस आईपी फ्रॉम योर लैपटॉप। सबसे पहले तो ये आईपी आपका रीचेबल होना चाहिए। सेम आईपी देखो मैं पिंग करने की यहां से ट्राई करता हूं, पिंग, और पब्लिक आईपी मैंने यहां पे लिखा, तो दिस आईपी शुड बी रीचेबल। सबका रेस्पॉन्स आपका रीचेबल होना चाहिए, इधर भी पिंगेबल हो रहा हाँ ठीक है? यानी कि मेरा एक वेरीफाई हो गया कि अगर मैंने वर्ल्ड वाइड इसका SSH और पिंग अलाउ किया है तो एनीवन कैन लॉग इन टू माई सर्वर, ठीक है? बट आप लोग लॉग इन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास प्राइवेट आईपी, प्राइवेट की नहीं है इसका, और की मैं आपको अगर दे देता हूं सबको तो यू कैन ऑल लॉग इन टू माई सर्वर, ठीक है? अब राइट ऐसा करते हैं, सर्वर हमारा परफेक्टली चल रहा है, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, है ना? इस मशीन को लॉगिन करने के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? मतलब आपके लैपटॉप में इनिशियली यू रिक्वायर्ड ओनली 2 सॉफ्टवेयर, एक आपको पुट्टी चाहिए, ठीक है? और एक दूसरा सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होना चाहिए? पुट्टी ज़ेन, ठीक है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं, जिनको नहीं पता है, बाकी का इजी सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है? सिंपल टाइप ऑन गूगल पुट्टी डाउनलोड, ठीक है? और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहला ही लिंक आपके पास आ रहा है, ठीक है? क्लिक हेयर, और देखो पुट्टी आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आने के बाद ये 64 बिट यहाँ से डाउनलोड कर लोगे आप, ठीक है? और पुट्टी ज़ेन आपको डाउनलोड करना है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है? नाउ पुट्टी का तो मेरे को समझ में आता है, ये आपका क्लाइंट है, एक क्लाइंट एप्लीकेशन है लिनक्स मशीन्स में लॉगिन करने के लिए, कमांड चलाने के लिए रिमोट लोकेशन से। बट व्हाट इज द यूज केस ऑफ पुट्टी ज़ेन? हमने जो एक प्राइवेट की डाउनलोड किया है ना, उसका अगर आप एक्सटेंशन अगर आप देखते हैं, एक्सटेंशन उसका क्या है? डॉट पैम। देखो मैंने अपने लोकल डायरेक्टरी में अगर आप देखोगे जो की मैंने डाउनलोड किया है ना, उसका एक्सटेंशन आपको दिखा रहा है यहाँ पे डॉट पैम। लेकिन आपका जो ये सॉफ्टवेयर है ना, कौन सा सॉफ्टवेयर, पुट्टी सॉफ्टवेयर जो है ना, वो पैम फाइल के एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करता है। ये क्या कहता है कि आपको अगर प्राइवेट की फाइल एज अ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आपको देना है तो कौन सा एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा? डॉट पीपीके। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि यार हम
पैम से अगर पीपीके पे एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं तो क्या रीनेम करके हम कर सकते हैं? तो रीनेम वाला जो तरीका है ना वो सपोर्ट नहीं करता, फिर आपका वो की क्या होता है, करप्ट हो जाता है। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर का यूज केस है डॉट पैम फाइल को ओनली एक्सटेंशन उसका चेंज कर देना, क्या, पीपीके फाइल में। याद रखना ओनली की हमारा आज भी प्राइवेट है, ओनली हम उसका एक्सटेंशन चेंज करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, अपने लैपटॉप में सबसे पहले पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है। ठीक है, तो पुट्टी जैन, मैंने पुट्टी की जनरेटर करके ये सॉफ्टवेयर ओपन किया। यहाँ पे सबसे पहले लोड एन एग्जिस्टिंग प्राइवेट की फाइल, तो मैंने लोड वाले बटन पे क्लिक किया। कहाँ पे आपने डाउनलोड किया है, इन डाउनलोड्स। ठीक है, यहाँ पे जाके क्या करना है आपको, ऑल फाइल्स, सबसे पहले आपके की का नाम क्या था, कॉमन की डॉट पैम। ठीक है, इसको ओपन करना है, क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेव पब्लिक की और सेव प्राइवेट की। तो हमें पब्लिक की सेव नहीं करना है अपने लैपटॉप में, हमें क्या करना है, प्राइवेट की। प्राइवेट की। क्लिक ऑन यस, और किसी भी पाथ पे आप उसका पीपीके फाइल, जैसे आप यहाँ पे दे दो कॉमन के नाम से, एक क्या करना है आपको, पीपीके एक्सटेंशन के साथ देखो। ठीक है, क्या कर देना है, क्लिक ऑन सेव। इतना होने के बाद अगेन आपने जहां पे की फाइल सेव किया है वहां पे आप वेरीफाई कर लो कि पीपीके फाइल आपके पास है कि नहीं। ये दोनों ही प्राइवेट की फाइल है, लेकिन हमें पुट्टी के लिमिटेशन की वजह से, अगर आप और दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे मार्केट में एसएसएच करने के लिए रिमोट लोकेशन से आपने देखा होगा मोबा एक्सटर्म भी आता है, राइट, ये right। आप यूज कर सकते हैं, या सिक्योर सीआरटी यूज कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपके प्राइवेट की को ही सपोर्ट कर लेते हैं, पैम एक्सटेंशन को, लेकिन पुट्टी हमारा सपोर्ट नहीं करता है। तो पुट्टी एक कॉमन टूल है, सब लोग फेमिलियर है इससे, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो यूजिंग द पुट्टी। ठीक है, चलो हमने एक की को सर हमारी कंपनी में भी टेलीपोर्ट यूज होता है, तो ये टेलीपोर्ट से हम कर सकते हैं क्या? कर सकते हो आप। ठीक है, कोई सा भी कमांड लाइन सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आप एसएसएच कर पाओ। ठीक है, मतलब उससे हम टीएसएच से यूज करते हैं, तो ये सपोर्ट करेगा मतलब उसको भी, एक बार टीएसएच देख को? लेना, मैंने कभी यूज नहीं किया उसको, है ना। बाकी का ये बहुत इजी है, ओके। डाउनलोड दी पुट्टी एंड पुट्टी ज़ेन। ठीक है, अब इसके बाद, अब देखो हमने मशीन जो रन कर रखा है वो है RHEL 8, मतलब रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। की हमारे पास है, लेकिन कौन सा यूजर हमें यूज करना है वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसको पता करने के ना दो तरीके हैं। आप जहां सर्वर आपका रनिंग में है ना, वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का, इस बटन पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपसे बोल रहा है कि अगर आप EC2 को ना 3 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। एक तो है इंस्टेंस कनेक्ट, आपसे बोल रहा है इसमें डिफॉल्ट यूजर कौन सा चलेगा, हाँ जी, इसी पे अपने यूजर बाय डिफॉल्ट। EC2 हाइफन यूजर बाय डिफॉल्ट इसमें सर लॉग इन के मैसेज लिए नाम काम। का ही चलेगा क्या, सर वो EC2 नाम का ही चलेगा, मतलब जो यूजर है हाँ, उसी नाम से डिफॉल्ट यूजर EC2 हाइफन यूजर ही है, बाद में इसको आप कस्टम कर सकते हैं कुछ भी अपने मन से, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपको लॉग इन करना है तो किससे करोगे आप, EC2 से। EC2 हाइफन यूजर से। सर यहाँ पे रूट करना है तो सर सुइडो करके भी रूट करना पड़ता है ना वो सर? चीज मैं आपको बताता हूँ, पर अच्छा बाय डिफॉल्ट रूट से हम लॉगिन नहीं कर सकते अभी, है ना। रूट लेवल के अच्छा अच्छा एक्सेस हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्लाउड में सब डिनाई है, चाहे एजोर में लॉगिन करो, चाहे आप AWS में लॉगिन करो, गूगल में करो, सब जगह डिनाई है वो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ठीक। आपको ये चीज अगर गूगल से निकालना है तो आप यहाँ पे ना एक टाइप करके सर्च कर सकते हैं, डिफॉल्ट यूजर फॉर EC2 इंस्टेंसेस। ठीक है, तो एक URL आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर देखो आप यहाँ जाके देखते हैं ना, तो इस लिंक पे ना साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, अगर आपकी RHEL का मशीन है 6.4 और लेटर, हमारा तो RHEL 8 है ना, बाद का आ गया, तो क्या बता रहा है आपसे डिफॉल्ट यूजर 6.3 और उससे नीचे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं तो क्या होगा डिफॉल्ट। सेंटोस में डिफॉल्ट यूजर कौन सा काम करता है, सूजे में कौन सा काम करता है, बिट नेमी में कौन सा काम करता है, टर्न की में क्या काम करता है, फ्री BSD में कौन सा है, ये।
और उबंटू में कौन सा यूजर है बाय डिफॉल्ट, उबंटू। Amazon लिनक्स में कौन सा है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कि लॉगिन करने के लिए डिफॉल्ट यूजर मेरे को कौन सा यूज करना है, ठीक है। और सबसे कुछ भी नहीं पता तो कनेक्ट पे जाके आपको यहाँ बता देता है कि डिफॉल्ट यूजर कौन सा है, ठीक है। मैंने इसको कैंसिल किया अभी, और सिंपल यहाँ से मैंने पब्लिक आईपी कॉपी किया अपने सर्वर का, इस वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा पब्लिक आईपी। पुट्टी सॉफ्टवेयर को मैंने यहाँ पे मैंने सिंपल होस्ट नेम में क्या डाला, पब्लिक आईपी। पोर्ट नंबर क्या है एसएसएच का, 22। अब यहाँ पे देखो, आप नॉर्मल अगर इसको ओपन करोगे ना तो क्लिक ऑन यस। आपने यहाँ जैसे ही EC2-यूजर डाला ना तो ये आपको एक एरर दे देगा। एरर इसने क्या दिया, नो सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल, बिकॉज इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पासवर्ड आपसे प्रॉम्प्ट करना चाहिए था ना वो नहीं किया, क्योंकि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन यहाँ पे क्या था, डिसेबल। तो हमें पासवर्ड के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, प्राइवेट की। तो अगेन मैंने क्या किया, अगेन पुट्टी ओपन किया, पब्लिक आईपी यहाँ पे रखा। आज प्रीति आप कॉल में हो, आप आई थिंक प्रीति नाम तो दिशा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली यस सर। समझ में आ रहा है ना भाई सबको? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग बोल नहीं रहे हो ना, साइलेंट हो तो बोलते रहो, मेरे को पता चलता है कि यहाँ कुछ चल रहा है। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये तो हम के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे आपका वॉइस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इज इट ऑडिबल नाउ? यस इट्स ऑडिबल, ठीक है, थोड़ा सा बट कम है। अच्छा, आई थिंक मे बी सम नेटवर्क कनेक्शन। मेरा सर एक्चुअली क्वेश्चन है यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे आप की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, तो इज देयर अ वे आउट कि हम अगर की नहीं देना चाहें, पास नहीं करना अभी वो तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। अच्छा ओके। हाँ ठीक है, मतलब की बेस्ड ऑथेंटिकेशन को वी कैन डिसेबल हम चाहें तो, ठीक है। कि हम डायरेक्टली यूजर से, मतलब डायरेक्टली हम EC2 इंस्टेंस पे लॉगिन कर ले बिना की वो प्रोवाइड करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा सबको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, SSH वाले ऑप्शन को एक्सटेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आपसे बोल रहा है प्राइवेट की फाइल फॉर ऑथेंटिकेशन। तो आपने जो अभी पीपी के फाइल बनाया था ना पुट्टी जेन सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, और जिस पाथ पे आपका फाइल पड़ा हुआ है, पैम फाइल नहीं देना है, अगेन आई एम सेइंग यू नीड टू यूज पीपी के फाइल, ठीक है। ओपन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे अगेन आप यहाँ सेशन पे जाके ऐसे क्लिक कर सकते हैं, बट डायरेक्टली क्लिक ऑन ओपन। अगेन यूजर नेम क्या देना है आपको, EC2-यूजर, ठीक है। अगर आपने रूट डाला तो अगेन यू विल गेट द एरर, क्योंकि उसके लिए भी कॉन्फ़िगर नहीं है पासवर्ड बेस्ड जो। ठीक है। सर्वर परफेक्टली लॉगिन हो गया। नाउ जो ये EC2 यूजर है ना, एक बार इसका मैं अपीयरेंस चेंज कर लेता हूँ, चेंज सेटिंग्स, ठीक है। अभी सबको दिख रहा है ना क्लियर बिल्कुल? अब देखो ये मशीन हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया, जो EC2 यूजर है ना उसको ऑलरेडी यहाँ पे, सर आपका ना थोड़ा वॉइस मेरे को क्रैकिंग आ रहा है सर। सबको आ रहा है या आपको आ रहा है? अगर सबको आ रहा है तो मेरे end से। हम लोग को क्लियर है। ना हम लोग को क्लियर है, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम होगा उसका। आप अपने एंड से देखो ये चीज, अगर एक बंदे को इशू है तो आपके एंड का है, और सबको है तो फिर मेरे एंड का है ना। वैसे मेरे पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, होना नहीं चाहिए इशू, है ना। आपकी सही है। मैं तो रूम वगैरह भी लॉक करके रखता हूँ, कोई आता भी नहीं है इसलिए ठीक है। सूडो स्विच हाइफन मैंने किया यहाँ पे, यानी कि जो यूजर EC2 यूजर है वो इजीली रूट के अकाउंट में स्विच कर सकता है, वो उन्होंने पहले से हमको ऐसा करके दिया है, ठीक है। सूडो प्रिविलेजेस उसके पास हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वेरिफिकेशन के लिए जस्ट आप df-kh कमांड चलाते हैं तो आप 10 GB का रूट वॉल्यूम आपको मिला है। ls CPU कमांड चलाते हैं तो आपको एक वर्चुअल CPU यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सेम ऑर्डर में free-h कमांड में मेमोरी आप देख सकते हैं, तो नियर अबाउट 1 GB मेमोरी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब गोइंग फॉरवर्ड इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अभी इनका एक क्वेरी था, लेट सपोज हम पासवर्ड बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है उसको हम एक बार इफ कॉन्फिग कमांड से आपको एक्चुअल IP और दिखा देता हूँ मैं इसका। तो
तो जो IP64 है ना, ये वाला IP कौन सा है? दिस इज द IP प्राइवेट, ठीक है। ये आपका प्राइवेट IP ETH जो आपको मिला है एक संग, उसके साथ का IP है ये, ठीक है, एक्चुअल IP आपके सर्वर का। अब इसमें मैं एक प्रैक्टिकल आपको कराऊं, हाउ वी कैन इनेबल द पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आपको पता है एक फाइल होता है लिनक्स में SSH के अंदर, SSHD_config, ठीक है। इस फाइल में जाके आपसे बोल रहा है VIM कमांड यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, तो यू कैन एग्जीक्यूट VI कमांड, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ना एक पैरामीटर लिखा होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करके, ठीक है। किसी को दिखे तो बता देना, देखो ये लिखा हुआ है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। ये पैरामीटर आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल यस कर देना है। यस कर देना है, फाइल को सेव करके बाहर आ जाना है, ठीक है। एक बार SSH की सर्विस को क्या कर देना है आपको, रीस्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि डू वी नो द पासवर्ड ऑफ रूट? हाँ जी, पासवर्ड नो हमें सर। पता है? नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले passwd कमांड से एक रूट का पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा सर। सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूं अभी इसका, क्या, रेड हैट, ठीक है। अब आप लोगों को एक टास्क में दे रहा हूं। अब देखो, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करने से ये मत समझना कि की बेस्ड ऑथेंटिकेशन डिसेबल हो गया, की बेस्ड हमेशा इनेबल रहता है, ठीक है। आप लोगों को पब्लिक IP मैंने चैट में ऑलरेडी दे रखा है, जिनके पास पुट्टी है दे कैन ट्राई विद द लॉगिन। यूजर नेम ट्राई करना है आपको रूट, और पासवर्ड है उसका रेड हैट। आप लोग कंफर्म करो, फिर मैं यहां से कंफर्म करके उसको रिकॉर्ड कर लेता हूं एक बार जल्दी से। डन विद रूट को लॉगिन। लॉगिन हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि SSH मैंने फायरवॉल साइड अलाउ कर रखा था, सब कुछ यहाँ पे इनेबल था, तो आप लॉगिन कर पा रहे हो। की बेस ऑथेंटिकेशन मैंने डिसेबल नहीं, इनेबल है, लेकिन पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी मैंने इनेबल कर दिया है, ठीक है। एक दो लोग और कंफर्म कर सकते हैं अगर इनके पास पुट्टी है तो। सर लॉगिन हो रहा है ना? हो ठीक रहा है। है सर। हो रहा है सर लॉगिन। अब एक बार हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी द पब्लिक IP ऑफ दिस सर्वर। यहाँ पे मैंने पब्लिक IP दिया, कोई भी की मैं ब्राउज नहीं कर रहा हूँ अब, डायरेक्टली आई एम ओपनिंग द सेशन, रूट एंड पासवर्ड इज रेड हैट, ठीक है। मशीन को मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ आराम से। तो ये हमने अभी देखा सिंपल कि हाउ वी कैन, आप सपोज करो EC2 यूजर का भी पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है, तो पहले आपको एक EC2 यूजर का भी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड सेट किया मैंने यहाँ पे रेड हैट। अभी हम चाहे तो EC2 यूजर से भी हम लॉगिन कर सकते हैं, जैसे मैंने न्यू सेशन पे गया, पब्लिक IP यहां से कॉपी किया एंड कॉपी पेस्ट, EC2-user पासवर्ड इज रेड हैट। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे देखो आगे हम और क्या क्या कर सकते हैं। अगर एक कस्टम यूजर आप बनाना चाहते हैं, यूजर ऐड, जैसे आपने बोला श्याम, इससे भी मैं लॉगिन करना चाहता हूं, तो एक पासवर्ड सेट कर दो पहले इसका, 123 मैंने सेट कर दिया पासवर्ड, ठीक है। नाउ श्याम ऑल्सो कैन लॉग इन वाया SSH, ठीक है। पब्लिक IP मैंने डाला यहाँ पे, ओपन, यूजर नेम श्याम, पासवर्ड इज 12। ये सब चीजें जेनेरिक हैं जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से आप करते हैं, ठीक है। पब्लिक में से कोई भी यूजर क्रिएट करे और लॉगिन कर जाएगा उस पर्टिकुलर आईपी के लिए। राइट। अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोज करो हमें इस OS में जो हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला रखा है, इसमें कोई एडिशनल हमें लिनक्स का सर्विस इंस्टॉल करना है, लाइक NFS इंस्टॉल करना है, अपाचे इंस्टॉल करना है, सांबा इंस्टॉल करना है, ठीक है, NTP इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए प्राइमरली हमें क्या चाहिए होता है लिनक्स में? वी रिक्वायर द RPMs, राइट? राइट। सर तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम RPMs के लिए अलग से कोई ऑफलाइन रेपोजिटरी बनाते हैं मैनुअली,
क्या हमें AWS ऑलरेडी जो सफिशिएंट हमारे पास जितने रिक्वायर्ड आरपीएम्स हैं मिनिमम वो हमें ऑलरेडी सेटअप करके देता है। तो याद रखना हमें कोई एडिशनल रेपोजिटरी बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। ऑलरेडी जिस चीज को आप EPL बोलते हैं ना, ऑनलाइन रेपोजिटरी, आपको ऑलरेडी आरपीएम्स की AWS अपने एंड से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए इनेबल करके देता है। अब मैं चाहता क्या हूं कि मेरे को इस सर्वर में एक डमी वेबसाइट मेरे को रन करके देखना है और वो वेबसाइट मेरा वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो वेबसाइट के लिए हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करते हैं लिनक्स में? अपाचे। कौन सा प्रोटोकॉल? HTTP। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो यू द डेमो हाउ वी कैन रन द सिंपल वेबसाइट इनसाइड द लिनक्स मशीन। Simple, execute the command yum installed httpd-y. Yum is a utility to install the software in Linux. जिनको नहीं पता है उनके लिए, ठीक है। तो कोई भी रेपोजिटरी हमने यहाँ पे इनेबल नहीं किया, उसने इंटरनेट से अपने आप से पैकेज डाउनलोड किए। एक बार आप चेक कर सकते हैं rpm-qa httpd rpm इंस्टॉल्ड है। स्टार्ट दी सर्विस systemctl start httpd परमानेंटली इनेबल करने के लिए। ठीक है, एक सिंपल सा कोई मैसेज आप अपनी वेबसाइट के डिस्प्ले पेज पे दे सकते हो, दिस इज माय फर्स्ट EC2 सर्वर इन AWS क्लाउड। ठीक है, कहाँ पे करना है हमें इसको सेव? where www HTML के अंदर index.html कर्ल किया मैंने, लोकल होस्ट, परफेक्टली मेरा वेबसाइट चल रहा है आराम से, बढ़िया। बट मैं चाहता हूं कि ये वेबसाइट मेरा वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल होना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड के लिए प्राइवेट IP तो बाहर से एक्सेसिबल है नहीं, राइट? अगर हम इस सर्वर के पब्लिक IP को अपने ब्राउजर पे हिट करते हैं, या आप लोग भी अपने ब्राउजर पे हिट करते हैं, मैंने एंटर किया वेबसाइट इज इनएक्सेसिबल, कोई मेरे को आंसर दे थोड़ा सोच के। DNS इज नॉट आंसर बिकॉज IP इज इंटरनेट पे एक्सेसिबल है। हम नेम से करते तब DNS होता ना सर, सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। जिसने सिक्योरिटी ग्रुप बताया है, सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमने अपने सर्वर के साथ एक फायरवॉल ले रखा है, और उस फायरवॉल में हमने ऑलरेडी अलाउ कर रखा है क्या? 22 को अलाउ कर रखा है और ICMP को। बट ये प्राइवेट IP है तो इसको मैं अलाउ और ही नहीं। जो ये IP है वो क्या यूज कर रहा है? HTTP प्रोटोकॉल को, राइट? और HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है? 80। तो हमें फायरवॉल में क्या करना पड़ेगा? पहले पोर्ट 80 को अलाउ करना पड़ेगा। सर सेट एनफोर्स 0 करने से होगा नहीं सर, डिसेबल करने से? सेट एनफोर्स वो ऐसी लिनक्स को डिसेबल करता है बॉस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल है, और ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना वो AWS के साइड का फायरवॉल है। मतलब जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, आपका सोचना बिल्कुल सही है। आप बोलते हैं कि सर फायरवॉल आप डिसेबल, तो फायरवॉल तो वैसे भी स्टॉप है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे OS लेवल से, बट यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना वो आपके सर्वर में ट्रैफिक को एंटर करने से पहले ही आपको सिक्योरिटी दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक बाउंड्री आपको सर्वर से पहले ही लगा दिया, आप एंटर करोगे उससे पहले ही ट्रैफिक फिल्टर हो जा रहा है। तो हमने पहले उस एरिया में क्या करना है? पोर्ट 80 को क्या करना है? अलाउ ऑन करना है सर, अलाउ करना है। आप अपने सर्वर पे जाके यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा किसका? सिक्योरिटी का। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि ये वाला सिक्योरिटी ग्रुप आप यूज कर रहे हो, तो इस पे क्या करना है? आपको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब। ठीक है, जैसे ही आप ओपन इन न्यू टैब करोगे तो आप अपने सिक्योरिटी ग्रुप पे चले जाओगे। ठीक है, जो आपका सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक इनबाउंड है और एक आउटबाउंड है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में बात करूंगा आपसे। आपको जो रूल ऐड करना है वो इनबाउंड डायरेक्शन में। ठीक है, क्या करना है? आपको एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके क्या करना है? ऐड रूल। ऐड रूल में आपको कौन सा पोर्ट नंबर यहाँ से सर्च करना है? HTTP। और यहाँ पे भी आपको क्या लिख देना है? प्राइवेट 0.0.0। और सिंपल इस चीज को आपको क्या कर देना है यहाँ पे? सेव द रूल्स। अब IP ने ऐड किया अपने IP।
सर 0.0 ये लिख जो तो दिया। सिक्योरिटी ग्रुप है सर, फिर ये फायरवॉल डिवाइसेस, जो ब्लू कोट डिवाइसेस और दुनिया जहान की डिवाइसेस सिक्योरिटी टीम लगाती हैं, उनकी टीम का काम खत्म कर देता है या दे आर स्टिल देयर? नो, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं है। फिर सिक्योरिटी का जो काम है ऑनर ही खुद मैनेज कर सकता है अपने सर्वर पे, क्या अलाउ करना है क्या डिनाई करना है। ओके सर। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, HTTP अलाउ कर दिया है फॉर ओपन फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, अभी आप अपने सर्वर पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आके अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इसको फिर से अगर देखो एक बार रिफ्रेश करता हूं, मैं अपने सर्वर को मैंने सेलेक्ट किया, सिक्योरिटी में जाने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूं तो अभी मेरे को कौन सा पोर्ट मिल गया यहाँ पे। 80। ठीक है, नाउ अगेन मैं इसको पेज को रिफ्रेश करता हूं ना, देखो यहाँ पे तो मेरा वेबसाइट आराम से क्या हो रहा है, जो कंटेंट मैंने लिखा था सेम कंटेंट मेरे को यहाँ पे एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है, आप लोग भी जल्दी से अपने ब्राउजर सर में इस आपकी पब्लिक स्क्रीन नहीं आईपी, रिफ्रेश हो रही सबके लिए, मे बी मेरे लिए कि सबके लिए शायद आपकी स्क्रीन भी अरे रिफ्रेश वही हो रही। लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट EC2 सर्वर। हाँ तो यही है और क्या सबके लिए। सर इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं होती है जहाँ जाके हम कुछ चेंजेस करते हैं? किसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल? जैसे HTTP की, वही जो आपने www वाला करा था ना, मतलब हम कॉन्फ़िग में जाके करते हैं ना जैसे, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल HTTP की ये होती है, नहीं HTTPD के। $.conf करके होती है ना। मैं ये कह रहा हूँ जो हम पेज का जो हमने डाला है वो हम पहले उसमें जाके करते हैं ना, वर्चुअल www में। ये रहा ना। नहीं वो तो यहाँ है, मतलब यहाँ पे कॉन्फ में नहीं करेंगे, मतलब नहीं, सिंपल। अच्छा, पेज जो है आपका मेन पेज वो यहाँ से कॉल होता है। वो तो ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं आज के लिए। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी, एक इससे रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हमारा अपना कोई डोमेन नेम हमने लिया हुआ है तो उसको इसके साथ कैसे मतलब अपलोड करेंगे उसको, हम एक वो आप टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, बताओगे? राउट 53 हम सर्विस पढ़ेंगे ना। राउट 53 में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मेरा एक कस्टम URL है www.krnetworkcloud.org। इस URL के थ्रू मैं वेबसाइट ओपन करना चाहता हूं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एलियास रिकॉर्ड जिसको हम ए रिकॉर्ड बोलते हैं DNS की टर्मिनोलॉजी में, वो हमें DNS के साइड इस IP के साथ मैप करना पड़ता है। आराम से आपके कस्टम URL पे वेबसाइट रन होता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे कि AWS में भी तो कुछ सर्विस है ना, जैसे आप डोमेन परचेज कर सकते हो, मे बी ऐसा कुछ राउट है क्या? 53 अच्छा सर्विस का उसी नेम है, में, राउट ठीक 53 है। हम पढ़ेंगे वो, है ना। जैसे गो ये डैडी कर्ल वाले। लोकल होस्ट, हम्म, ये कर्ल लोकल होस्ट क्या मतलब सर, चेंजेस कर देता है क्या, मतलब चेंज? मतलब प्राइवेट अपने लोकल सिस्टम से वेबसाइट एक्सेसिबल है कि नहीं, वो चेक करने के अच्छा लिए। अच्छा या तो अच्छा, कर्ल आप ठीक है। प्राइवेट IP भी दे सकते हैं, जैसे इफ कॉन्फिग आपने हाँ प्राइवेट हाँ IP हाँ। निकाला, IP हाँ जी आपका हाँ जी। क्या है, ये वाला IP, हम्म। इससे भी कर्ल वेबसाइट तो आप। आपका लोकल HTML को ओपन करने के लिए होगा ना? टेस्टिंग टूल है आपका HTTP पेज को एक्सेस करने का बस। ठीक है, अब एक विंडोज का मशीन और बना के देख लेते हैं हम सेम ऑर्डर में, एंड वी विल कंप्लीट टुडे सेशन। ठीक है, बस 10 मिनट और मैक्सिमम लगेंगे, 10 तो ज़्यादा बता दिए, 5 मिनट बस। ठीक है, अगेन आपको लिनक्स का मशीन बनाना है तो रीजन आपको मुंबई देख लेना है, EC2 सर्विस, क्लिक ऑन अगेन लॉन्च इंस्टेंसेस। ठीक है, फ्री टियर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो एक बार, स्क्रॉल डाउन करके जैसे विंडोज 2019 आपको चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट करो। सेम इंस्टेंस टाइप हमें क्या चाहिए, फ्री टियर वाला ही हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पे एडिशनल चार्जेस हम इसके नहीं देंगे कोई भी। ठीक है, एक वर्चुअल CPU 1 GB रैम हमें मिलेगा। नेक्स्ट, कितने सर्वर्स हमें चाहिए, एक सर्वर हमें चाहिए, कौन से अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए, मैंने यहाँ से चूज किया AP साउथ 1B। बाय डिफॉल्ट पब्लिक और IP अगर हमें यहाँ पे हमें अपनी मर्जी का विंडोज, अगर हमें अपनी मर्जी का विंडोज करना है तो वो आप माई AMIs वाले सेक्शन में बताओगे? राइट, हाँ। ठीक है, स्टोरेज बाय डिफॉल्ट जो C ड्राइव आप जिसको बोलते हैं, 30 GB का आपको C ड्राइव यहाँ पे मिलेगा विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, टैगिंग में एक नेम मैंने यहाँ पे इसको दे दिया, लेट सपोज दिस इज विंडोज मशीन। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप एक नया बना लेते हैं विंडोज के लिए, विंडोज मशीन के नाम से।
दिस इज फॉर विंडोज सर्वर्स। अब देखो, लिनक्स की मशीन को हम एसएसएच करते हैं रिमोट लॉगिन के लिए, और विंडोज की मशीन को हम क्या करते हैं, आरडीपी। एडिशनल आपको अगर पिंग अलाउ करना है तो आप आईसीएमपी अलाउ कर सकते हो यहाँ पे 0.00, ठीक है। रिव्यू एंड लॉन्च। अब देखो यहां से आपसे बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग की पेयर, जो की आपने लिनक्स मशीन के लिए यूज की है ना, सेम की आप चाहे तो विंडोज के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप चाहते हैं नहीं विंडोज का की सेपरेट रखना है, लिनक्स का सेपरेट रखना है, तो दोनों ही ऑप्शंस एप्लीकेबल है। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नॉट क्रिएटिंग द न्यू की, आई एम चूजिंग द एग्जिस्टिंग। और एग्जिस्टिंग में कौन सा की हम यहां से चूज करेंगे, कॉमन की। ठीक है। मैंने एक्नॉलेज किया यहाँ पे कि यस आई हैव द बैकअप अवेलेबल फॉर दिस की, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंसेस, सक्सेसफुली सर्वर लॉन्च हो गया। व्यू इंस्टेंसेस पे मैं गया। अब यहाँ पे आपका सर्वर सबसे पहले दिखना चाहिए, क्योंकि हमने एक फिल्टर लगा रखा है रनिंग स्टेटस से, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये 5-6 सेकंड का रनिंग स्टेटस में आने के लिए, ठीक है। विंडोज मशीन आपका यहाँ दिखने सर लगा। इसका भी एक्सटेंशन क्या सर इसका भी एक्सटेंशन क्या .pm होगा? किसका, की का? हाँ की तो हमने नया बनाया ही नहीं ना, पुराना ही की यूज कर रहे हैं। अच्छा हो तो .pm का ही होगा सर। Right. वो क्या आरडीपी में जब उसको क्या पीपी के करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे पैम सपोर्ट नहीं करता आरडी पे, हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं पासवर्ड को प्राइवेट की हेल्प से। अच्छा, ठीक है। तो विंडोज मशीन थोड़ा सा अप आने में ना टाइम लगता है, तो ये बोलता है कि 4 से 5 मिनट आपको वेट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना, तो कनेक्ट पे आपको क्या करना है, आरडीपी क्लाइंट पे आपको जाना है, ठीक है। आरडीपी क्लाइंट पे जाके पहले आप, यूजर तो उसने बता दिया हमें कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज करना है, लेकिन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पासवर्ड आप पहले गेट कर लो। पासवर्ड गेट पे मैं क्लिक करूंगा ना, तो आपसे क्या बोल रहा है अभी, नॉट अवेलेबल सर। Please wait at least 4 minutes after launching an instance before trying to retrieve the auto generated password, ठीक है। तो हम लोग 1 मिनट में अपना ये वीडियो पॉज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग। तो अभी पासवर्ड इसका हमें गेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, कनेक्ट पे आप क्लिक करो सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आरडीपी क्लाइंट पे आप जाओ एंड क्लिक ऑन गेट पासवर्ड, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है कि की पेयर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टेंस, कॉमन की के नाम से आपने की पेयर अटैच किया था, तो उसका जो पैम फाइल आपने अपने लैपटॉप में सेव कर रखा है ना, उसको ब्राउज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक ऑन ब्राउज। डाउनलोड्स में आपने की पेयर जो पैम फाइल था वो ये पीपीके फाइल नहीं देना, मेक श्योर पैम फाइल देना है यहाँ पे, ठीक है। ओपन किया आपने एंड की वैलिडेट हो गया आपका, क्लिक ऑन डिक्रिप्ट द पासवर्ड, ठीक है। आपको पासवर्ड दे दिया, इस पासवर्ड को कॉपी करके आप कहीं नोट पैड पे पहले आप क्या कर लें, सेव करके रख लें, ठीक है। नाउ यू कैन क्लोज दिस बॉक्स। अगेन इस सर्वर का पब्लिक आईपी आप कॉपी करो यहां से, ठीक है। और अपने सिस्टम में एक एप्लीकेशन है आपके पास आरडीपी करके, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यहाँ पे जाके जो पब्लिक आईपी है सर्वर का वो कॉपी पेस्ट करना है 13.127.196.180, ठीक है। क्लिक ऑन कनेक्ट। यूजर नेम में क्या डालना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे स्टोर कर रखा है ये कॉपी करना है और यहाँ पे कॉपी पेस्ट। क्लिक ऑन ओके, यस। एक तरीका विंडोज मशीन को लॉगिन करने का ये है, ठीक है। आप देखो अभी आराम से लॉगिन कर पा रहे हो मशीन को। अभी मैं एक तरीका और आपको बता देता हूं, यानी कि AWS भी हमें ना इसका रेडी टू यूज एक क्लाइंट फाइल देता है आरडीपी करने के लिए। आप चाहे तो उस वाले मेथड को भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। मैं अभी देखो यहां से इसको क्या कर रहा हूं, लॉग आउट, ठीक है। यहाँ पे मैं गया एंड क्लिक ऑन डिस्कनेक्ट,
दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं क्या है। जब आप कनेक्ट पे क्लिक करते हैं ना, आरडीपी क्लाइंट पे आपसे बोल रहा है कि डाउनलोड दी रिमोट डेस्कटॉप फाइल। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको एक आरडीपी एक्सटेंशन के साथ यहाँ पे फिर आपको ना कोई पब्लिक आईपी वगैरह कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप से सारे पब्लिक आईपी वगैरह के सेटिंग्स आपको करके दे देता है। काइंड ऑफ द इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है एंड दिस विल प्रॉम्प्ट फॉर द पासवर्ड। पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और क्या कर देना है, ओके। ठीक है, अब यहां से आगे आपको क्या करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। ये मशीन आपको मिल गया है यहाँ पे। थोड़ा सिंपल वेरिफिकेशन आपको बता देता हूं। सी ड्राइव आपको 30 GB का मिल रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाके कोई भी चीज आप इंटरनेट से यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो, एक चीज कर लेना पहले, इस इंटरनेट एक्सप्लोरर पे कोई ब्राउजिंग करने से पहले ना, यहाँ पे क्या है, विंडोज मशीन में एक इंटरनेट ब्राउजर की सेटिंग्स होती हैं, वो बार बार आपको वार्निंग देता है, चीजों को ब्लॉक करता है, यूआरएल वगैरह को। आप कोई ब्राउजिंग नहीं कर पाते उसकी वजह से। तो ये सर्वर मैनेजर में जाके ना, क्लिक ऑन लोकल सर्वर्स, और यहाँ पे ये है ना IE एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। इसको आप क्या कर देना, यहाँ से एक बार ऐसे करके बंद कर देना। नाउ यू कैन क्लोज दिस एप्लीकेशन एज वेल। ठीक है, अगेन आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाओगे ना, लेट सपोज जो आपने अभी लास्ट टाइम अभी एक वेबसाइट कॉन्फ़िगर किया था ना लिनक्स में, इस मशीन से आपको टेस्टिंग करना है उसका। तो पब्लिक आईपी क्या था उस मशीन का, सर 13.232 लिनक्स सर्वर हमारा ये है। ठीक है, इसका पब्लिक आईपी मैंने यहाँ से कॉपी किया, और जो आरडीपी मशीन मेरे पास है, आरडीपी मशीन यहाँ पे जाके मैंने कॉपी पेस्ट किया। तो देखो सेम वेबसाइट आपका यहाँ से भी एक्सेसिबल है। अब इस पब्लिक आईपी में और प्राइवेट में एक डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे google.com ओपन किया। अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते थे कि सर ये जो मशीन है आपका लिनक्स का मशीन भी AWS के सेम रीजन में रखा हुआ है, यानी कि मैं उस डायग्राम पे अगर आपको लेके जाता हूं, ये दोनों मशीन्स मेरे ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम अभी भी पब्लिक आईपी यूज क्यों कर रहे हैं? अगर हम इस सर्वर पे जो वेबसाइट चल रहा है, क्या उसको हम प्राइवेट आईपी से एक्सेस नहीं कर सकते? हाँ जी, रिक्वायरमेंट क्लियर है सबको? वेबसाइट को हम इसके प्राइवेट आईपी से नहीं कर सकते। तो आप चाहो तो, क्योंकि अभी आप ना ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हो वो इंट्रानेट कम्युनिकेशन है आपका, दोनों सर्वर आपके एक डेटा सेंटर में रखे हैं और आपस में ये सर्वर्स ना प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, सर वो तो सेम नेटवर्क में हो तो प्राइवेट में कनेक्ट कर सकते हाँ, तो ये हैं। सेम नेटवर्क को ही तो यूज कर रहे हैं डिफॉल्ट को, बाय डिफॉल्ट। अच्छा अच्छा नेटवर्क आपका कॉन्सेप्ट सही है, नेटवर्क तो सेम होना चाहिए उनका, तो नेटवर्क तो इन दोनों का सेम है। तो मैं अगर चाहूँ ना लिनक्स सर्वर की प्राइवेट आईपी यहाँ से कॉपी करके और आरडीपी में अगर जाके यहाँ पे अगर इस प्राइवेट आईपी को भी हिट करता हूँ, तो सेम वेबसाइट देखो ओपन होगा यहाँ पे। अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा पब्लिक और प्राइवेट आईपी का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूँ फिर हम बाइंड अप करते हैं सेशन को यहीं पे। इस विंडोज मशीन को अगर आप अपने लैपटॉप से पिंग करोगे ना पब्लिक आईपी को, तो ये आईपी बाय डिफॉल्ट रीचेबल नहीं होता है। रीजन बिहाइंड की विंडोज में हमारे पास जो फायरवॉल होता है ना, वो इनेबल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल से, क्योंकि इस विंडोज मशीन के सिक्योरिटी ग्रुप में तो हमने आईसीएमपी को अलाउ किया था ऑलरेडी। लेकिन आप यहाँ पे जाके अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में देखोगे ना, कंट्रोल पैनल में आप जाओ, टाइप हेयर कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे सर्च करोगे आप फायरवॉल, तो बाय डिफॉल्ट विंडोज में ना या फायरवॉल इनेबल मिलता है। तो फायरवॉल क्या करता है, आपके आईसीएमपी को ब्लॉक करता है ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके टर्न ऑफ। इसके बाद आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस पब्लिक आईपी को पिंग कर सकते हैं, देखो। ठीक है,
जब भी आपका काम हो जाता है पूरा, तो सिंपल आपको करना क्या है, दोनों मशीन को सेलेक्ट करो, यहाँ से इंस्टेंस स्टेट पे आपको जाना है, और स्टॉप का मतलब है पावर ऑफ कर देना, टर्मिनेट का मतलब है डिलीट कर देना, रीबूट का मतलब रीस्टार्ट, स्टॉप है तो स्टार्ट करना है तो स्टार्ट इंस्टेंस, ठीक है। आई विल रिकमेंड जब भी काम हो जाए तो डू द क्लीन अप। टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे होता है डिलीट दी सर्वर्स, ठीक है। सर्वर्स को जब आप डिलीट करते हो तो थोड़ी देर के लिए उनका स्टेटस ना आपको टर्मिनेटेड दिखेगा। यहाँ पे टर्मिनेटेड का मतलब है 1-2 घंटे के बाद वो अपने आप से यहाँ से चले जाते हैं। सर्वर को एक बार आपने टर्मिनेट कर दिया तो फिर आप उसको रिकवर या दोबारा से स्टार्ट नहीं कर सकते, यू नीड टू बिल्ड न्यू सर्वर। स्टॉप वाले सर्वर को आप अगेन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर अगर स्टॉप भी मैंने कर एक देते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब स्टॉप जैसे करके रख दे और नेक्स्ट टाइम जब अपन यूज करना हो तो उसको यूज कर लो, चार्जेस सकते तो हैं नहीं लगेगा? चार्जेस तो नहीं लगेंगे? स्टॉप में कुछ चीजों के चार्जेस अलग से लगते हैं, जैसे स्टोरेज है ना वो आइसोलेट है इन पे। सर्वर का चार्ज आपको नहीं देना कोई भी सीपीयू रैम का, क्योंकि वो आपने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए रिसोर्सेज। लेकिन जो आपके अलग से एडिशनल आपने यूज कर रखे हैं ना, उनके चार्जेस आपको देने होते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग के 1 मंथ जो चीज आप बनाओ वो उसको साथ के साथ डिलीट कर दो। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है, आपको हैंड्स ऑन अच्छा हो जाता है इस केस में। सर मानिए सर अगर सारी हमने अपने सर्वर पे कुछ इंस्टॉल किया है जो सेम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हमें नेक्स्ट डे भी चाहिए, तो हम क्या करें? मतलब स्टॉप करें कि बैकअप किस तरह नेक्स्ट रहता है नेक्स्ट डे उसका? चाहिए तो स्टॉप कर दो फिर। सर मानिए कुछ सर्विस मेरे को ऑन हो गया, मतलब मेरे को जानकारी नहीं है, बैक एंड में हो गया सर्विस, उसके लिए क्या चार्ज आ सकता है सर? वो लोग क्या चार्ज कर सकता है, मतलब कितना अमाउंट? सर्विस कौन सा स्टॉप हो गया है आपसे? नहीं मैं बोल रहा हूँ सर कोई मेरे को अनजाने में कुछ सर्विस चालू हो गया, इसीलिए वो आप अनजाने में चार्जेस। कुछ नहीं कर पाओगे, जो मैं बताऊंगा वही कर सकते हो आप बस, ठीक है। अच्छा 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 सर अपने मैं मन बोल से रहा हूँ हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो कोई क्या चार्ज फ्री से बगैर वो चार्ज क्या कर सकता है क्या? चार्ज तो होता ही है, जो चीज आप स्टार्ट कर दोगे उसका चार्ज आपको मिलेगा। लेकिन टेंशन आपको सबको ये नहीं लेना है कि यार चार्ज आ गया तो, क्योंकि ऑटो डिटेक्ट नहीं है यहाँ पे स्टूडेंट अकाउंट में, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा बस आप डू द प्रैक्टिस, जितनी भी प्रैक्टिस मैक्सिमम आप कर सकते हो करो आप, ठीक है। कोई चार्ज वगैरह आता है जस्ट लेट मी नो इमीडिएटली, आई विल लेट यू नो कि क्या करना है उसमें, ठीक है। हाँ आईपी चेंज हो जाता है, आईपी को कैसे आपको फिक्स करना है ये सब चीजें एक एक वीडियो, अभी मैं इसको ना लेक्चर को स्टॉप कर लेता हूँ यहाँ पे पहले।